नमस्कार, टीसीएच लाइव पर आपका स्वागत है। मेरा नाम शालिनी। आज फेस टू फेस की इस पहली बातचीत में हमारे साथ आरजेडी की प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं कंचना यादव। और जिस मुद्दे पर आज बात होगी वो मुद्दा है बिहार के अंदर वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का, जिस पर इस वक्त बिहार में काफी हंगामा मच रहा है। और इसे लेकर जो सबसे पहला मेरा भी सवाल है, जहां एक तरफ यह मुद्दा गरमाया हुआ है, वहीं दूसरी ओर आरजेडी के मुखिया, एक तरीके से आप कह सकते हैं तेजस्वी यादव जो है, उनकी तरफ से एक बयान सामने आया। उन्होंने सूत्र को मूत्र कहने वाला एक बयान दिया, जिस पर काफी बवाल मचा हुआ है। तो इस पर आप कंचना जी क्या कहना चाहेंगी? क्या ये पत्रकारों का अपमान नहीं है? हाँ, देखिए, सबसे पहले जो है कि वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कल तेजस्वी जी कर रहे थे, तो उन्होंने किसी पत्रकार ने सवाल पूछा कि इलेक्शन कमीशन ने सूत्रों के हवाले से, तो उस पर तेजस्वी जी ने बोला कि भाई इलेक्शन कमीशन जिसे हम डायरेक्ट बात करेंगे, वो इलेक्शन कमीशन हमसे डायरेक्ट बात ना करके अगर सूत्रों के हवाले मीडिया को खबर पहुंचा रही है कि हमारा कहना है कि आप आधार कार्ड इंक्लूड करिए, और लेकिन इलेक्शन कमीशन कह रही है कि सूत्रों के हवाले से अगर खबर प्लांट करवा रही है कि आधार कार्ड इंक्लूडेड है, उसमें नंबर ऑलरेडी ऑप्शनल दिया हुआ है, उस पर तेजस्वी जी ने बोला इसका मतलब होता है कि हम इसको वेस्टेज मानते हैं, वेस्ट मानते हैं। उन्होंने बाद में इस चीज को दिया। समस्या यह है कि और क्या कोई मुद्दा नहीं है, पूरे मुद्दे को, पूरे जो आधार कार्ड वेरिफिकेशन हो रहा है उसके मुद्दे को एक टर्म से आप जो है डिरेल नहीं कर सकते हैं। और हाँ, ये सही है कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन आज बिहार में काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर, वह पूरे के पूरे तरीके से एक तरह से वेस्ट है। अगर हम आपको बताएं कि जो उनका फॉर्म है, उस फॉर्म में लोग जलेबियां खा रहे हैं, वो फॉर्म कहीं पर फेंका हुआ मिल रहा है। गांधी मैदान में चले जाइए, फॉर्म फेंके हुए मिलेंगे, तो क्या वो वेस्ट नहीं है? और इस पर अगर हमारा सवाल होगा और इलेक्शन कमीशन हमें जवाब न देकर सूत्रों के हवाले से जवाब देगा, तो उसको ऐसा ही जवाब मिलेगा। जी। तो लेकिन क्या ये भाषा की मर्यादा आपको नहीं लगता कि वहां पर होनी चाहिए थी? जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, क्या ऐसे शब्द किसी पार्टी के नेता के मुंह से अच्छे लगते हैं? नहीं, अगर हम शब्दों की मर्यादा आप पूछ रहे हैं, तो शब्दों की मर्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारों बार लांघे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की उनपे। चुनाव के टाइम पर उन्होंने ऐसी भाषाई मर्यादा को लांघा है कि इस देश के लोगों को घुसपैठिया बोला है, न जाने क्या क्या बोला है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला है, कांग्रेस की विधवा बोला है। तो अगर भाषाई मर्यादा सिखानी है किसी को, तो भारतीय जनता पार्टी को सिखानी चाहिए। हमारा सीधा मतलब है कि जो भी इलेक्शन कमीशन खबर प्लांट कर रहा है और डायरेक्ट जवाब नहीं दे रहा है, वो एक तरीके से वेस्टेज है। इसमें कोई भाषाई मर्यादा को लांघना नहीं हुआ। जी, शालिनी जी। जी, जी, जी। तो देखिए, अब जो अभी आप ये सवाल था, अब मेरा जो अगला सवाल है, वो ये है कि कल चुनाव आयोग की तरफ से एक बात कही गई। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि जो ये हम वोटर लिस्ट की वेरिफिकेशन का काम कर रहे हैं, उसमें हमें बहुत से भारी मात्रा में विदेशी मिले हैं, जिसमें म्यांमार के नागरिक हैं, नेपाल के नागरिक हैं। तो इस पर अब आप क्या कहना चाहेंगी? इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को आप कैसा देखती हैं? नहीं, अगर शालिनी जी मैं आपसे पूछूं, म्यांमार के जी। नागरिक हैं, नेपाल के हैं, भूटान के हैं, कहाँ से आए? 11 साल से ये सरकार सो रही थी क्या? होम मिनिस्ट्री इनके हाथ में है। कौन बाहर से है कौन नहीं है, आपको एक और आंकड़ा देती हूं मैं। ये कहते हैं ना कि हम बांग्लादेशी बाहर वालों को हमारे देश में ना आए, हम उनको निकाल रहे हैं, हम इनको ये कर रहे हैं। आंकड़ा ये है कि मनमोहन सिंह सरकार के टाइम पे 87,000 लोगों को डिपोर्ट किया गया था। 87,000 बांग्लादेशी, रोहिंग्या, अलग अलग जगहों से जो माइग्रेट करके आए हुए थे, अपने देश में घुसे हुए थे, उनको डिपोर्ट किया गया था। लेकिन यूपीए सरकार ने ये नहीं चिल्लाया कि हमने देखो सबको बाहर कर दिया, बांग्लादेशी घुस गए, ये घुस गए। और पता है, मोदी सरकार में 10,000 लोगों को भी डिपोर्ट नहीं किया गया है। तो बांग्लादेशी जो बाहर है, जो आउटसाइडर है, हमारे देश में घुस रहे हैं, उस पर कौन सही काम कर रहा है? काम तो यूपीए सरकार ने सही किया था। ये डंका पीटते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अगर 20 साल से इनकी राज्य में सरकार है, एनडीए की सरकार है, और 11 साल से केंद्र में सरकार है, और अगर बांग्लादेशी और रोहिंग्या और मिल रहे हैं ना, तो ये इनका डिप्लोमेटिक जो पॉलिसी है, बाउंड्री जो हमारा है, उस तरह से पूरा होम मिनिस्ट्री लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुकी है। ये संभालने में जो है सक्षम नहीं है। इनको इस्तीफा देना चाहिए।
ये अपोजिशन को क्यों ब्लेम कर रहे हैं, ये आ गए, वो आ गए, वो आ गए, ये तो खुद पे ब्लेम करें ना कि आपकी कमी की वजह से आ गए, क्यों आ गए, कैसे आ गए। और एक बात मैं और करना चाहती हूँ, आज जब वोट देना हुआ तो आप बांग्लादेशी और रोहिंग्या ढूंढ रहे हैं, लेकिन वही अगर बांग्लादेशी और रोहिंग्या वाले घुस गए हैं तो सरकारी सुविधाओं का फायदा भी उठा रहे होंगे। आप तो कह रहे हो हम इतना राशन बांटते हैं, हम इतना ये करते हैं, तो वो सारी सरकारी सुविधाओं का फायदा उठाए होंगे, तब आपको क्यों नहीं समझ में आया। आज अब जब इलेक्शन के टाइम है आपको समझ में आ रहा है इतना बांग्लादेशी और रोहिंग्या मिल गया। और सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता शालिनी जी, हम सबूत मांग रहे हैं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और पूरा आंकड़ा दे, किस लोकेशन पे किस नाम से कौन बांग्लादेशी है कौन क्या है। अगर आप हवा में ऐसे बोल दोगे कि अरे इतना मिल गए हमको, उतना मिल गए हमको, हमें नहीं समझ में आ रहा कि आप ये भी बोल रहे हैं कि हमने 80,000 फॉर्म भरवा लिए हैं, लेकिन ग्राउंड पे तो नहीं दिख रहा 80,000 फॉर्म। तो बोलने से कुछ नहीं होता, आप सटीक आंकड़े दीजिए, लाइव अपडेट कहां पर है। आप कोई भी, मैं एक और बात बताती हूँ आपको, जब कोई फॉर्म भरती हैं आप, या तो जब कोई पेमेंट करती हैं आप यूपीआई या गूगल पे जो भी यूज करती होंगी, आपको तुरंत एक स्लिप आ जाता होगा, एक मैसेज आ जाता होगा कि हाँ ये फॉर्म आपका रजिस्टर हो चुका है या भरा जा चुका है। लेकिन बिहार में जो मतदाता हैं उनके लिए फॉर्म भरा जा रहा है, उनके पास कोई स्लिप नहीं है, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। कल का अगर उनका नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं आया और उनको दावा करना हुआ कि मेरा नाम यहाँ पर क्यों नहीं है, तो वो जब जाएंगे तो इलेक्शन कमीशन सीधे कह देगा आपने फॉर्म ही नहीं भरा था, क्योंकि इनके पास तो कोई प्रूफ नहीं है ना दिखाने के लिए। तो जो फ्रॉडगिरी है उस फ्रॉडगिरी को छुपाने के लिए किस तरीके से काम करे। अगर ये बोल रहे हैं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या आ गए हैं तो कहाँ है, लाइए उनको ना, होम मिनिस्टर से बोलिए कि जाए और उनको डिपोर्ट करें। आप विपक्ष से बोल रहे हैं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या आ गए, आपको यह बात होम मिनिस्टर से बोलना चाहिए। अगर होम मिनिस्टर आपको ये परमिशन दिए हैं कि आप सिटीजनशिप वेरीफाई करिए, तो आप रिपोर्ट इस बात को होम मिनिस्टर को करिए, विपक्ष के लीडरों को मत करिए। तो देखिए अभी ये वाला तो मुद्दा पूरा उठा ही रहा है विपक्ष, लेकिन विपक्ष को लेकर ही मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि अभी पप्पू यादव वो पूरी की पूरी इस एसआईआर प्रोसेस को लेकर ये कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये मामला है, अगर उसमें जो फैसला है वो विपक्ष के हक में नहीं आता, तो इस पूरी की पूरी चुनाव लड़ने की पूरी प्रक्रिया है, इस पर विपक्ष को पुनर्विचार करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर वो ये भी कह रहे हैं, उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर ये कहा कि वो कई मुद्दों को अच्छे से नहीं उठा रहे हैं, जिस तरीके से एक विपक्ष का नेता होने के नाते उन्हें उठाना चाहिए। तो क्या आपको लगता है चुनावों से पहले महागठबंधन के अंदर कुछ चीजों पर तकरार जो है वो हो रही है अंदर खाने? एक बात हमको आप बता दीजिए, कांग्रेस का सर से जो लीडरशिप है वो किसके हाथ में? राहुल गांधी जी के हाथ में। राहुल गांधी जी ऐसा बोले क्या? क्या राहुल गांधी जी का ऐसा कोई बयान आपको मिला, या कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट का ऐसा बयान मिला? किसी का मिला? कांग्रेस के सांसदों का ऐसा बयान मिला? तो जो कांग्रेस में है, जो हमारे साथ महागठबंधन में है, जो लीडरशिप है, उनका कोई बयान नहीं है, तो हम किसी और के बयान पे कैसे ये माने और कैसे ये एक्सेप्ट करें कि हमारे महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है? पहली बात तो ये गलत को क्या पप्पू यादव, देखिए हम उन पे जवाब भी नहीं देना चाहते हैं कि क्या पप्पू यादव कांग्रेस के सदस्य हैं या नहीं है, क्या है उनकी स्थिति, क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, उनका पोजीशन कांग्रेस में क्या है, ऑथराइज पोजीशन क्या है, क्या किसी पोस्ट पे रखा गया है कांग्रेस के द्वारा, उसके अधिकार से जोन से वो बोल रहे हैं। तो उनके बयानों से आप ऐसे कैसे कह सकती हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं? अगर स्टेट प्रेसिडेंट बोले कांग्रेस के, अगर सुप्रीम लीडर राहुल गांधी जी बोले, मल्लिकार्जुन खड़गे जी बोले, तो हम इस बात को आप हमसे पूछिए कि महागठबंधन में क्या सब कुछ ठीक नहीं है? आप जो व्यक्ति महागठबंधन का पार्ट नहीं है, और वो भी कांग्रेस का पार्ट है या नहीं है हमें नहीं मालूम, और शायद उनको भी नहीं मालूम कि उनकी स्थिति क्या है। हम उस पर महागठबंधन पर कोई आंच नहीं आएगी, और मतलब आई है उनके कहने से। तो जो स्टेट प्रेसिडेंट बोलेंगे या राहुल गांधी जी बोलेंगे वही मान्य होगा, बाकी और किसी का हम नहीं मानते कि महागठबंधन से कोई लेना देना है। अच्छा, तो अब आप कह रही हैं कि पप्पू यादव को लेकर आपने कहा कि पहले उनकी कोई ऑथराइज्ड पोजीशन नहीं है। तो चलिए पप्पू यादव को अगर हम थोड़ा साइड में रख के अगर हम बात करें कि अब आने वाले चुनावों में जिस तरीके से महागठबंधन के अंदर बहुत सी नई पार्टियां जो है वो भी शामिल होने की कोशिश करेंगी, या फिर कुछ पार्टियां जो है पहले ही बहुत सारी इकट्ठे हैं ही। ऐसे में एक बात अभी जो सामने आई कि जो असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो भी महागठबंधन के अंदर उसका हिस्सा बनने में दिलचस्पी दिखा रही है, लेकिन जो बिहार के
अंदर लालू प्रसाद यादव है, तेजस्वी यादव है, या फिर विपक्ष जो है इस चीज पर अभी कुछ खुलकर नहीं कह रहा है। और हालांकि हमने देखा था कि बिहार के पिछले चुनाव में 5 सीटें भी उन्होंने जीती। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है कि ऐसे इस पर कुछ खुली प्रतिक्रिया जो है वो क्यों सामने नहीं आ रही है? नहीं, इस पर मनोज झा जी ने इस पर प्रतिक्रिया दी हुई थी, अगर आप सुनी होंगी। और उन्होंने ओवैसी जी की पार्टी से आया था कि हम महागठबंधन के साथ को मजबूत करेंगे, हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, यही कुछ ऐसा उन्होंने लिख कर लेटर में दिया हुआ था अपने। तो मनोज जी का बयान आया था कि अगर आप मजबूत करना ही चाहते हैं तो आपको बीजेपी की बी टीम बनने की जगह जगह जरूरत नहीं है, आप चुनाव मत लड़िए। हालांकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का ये अधिकार है कि वो कहाँ चुनाव लड़ेगी, क्यों चुनाव लड़ेगी, कितनी सीटों पर लड़ेगी। लेकिन उन्होंने यह मेंशन किया था कि हम महागठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं, तो महागठबंधन को मजबूत करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। पिछली बार आपने हमारा लॉस कराया था, इस बार आप महागठबंधन को मजबूत कराने आए हैं। जगह जगह आप अपोजिशन को, चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सपा हो, जो भी पॉलिटिकल पार्टियां ऑपोजिशन में, आप उसका लॉस कराने चले जाते हैं और फिर कहते हैं हम आपको मजबूत करेंगे। तो हम हमारे महागठबंधन में आप देखेंगे शालिनी जी, कांग्रेस, लेफ्ट, है ना, और आरजेडी, ये पॉलिटिकल पार्टी जो है 2020 से अलायंस में चलते आ रहे हैं। कहीं भी अदर स्टेट में अपोजिशन का मे भी फॉर्मेट टूट गया हो, लेकिन बिहार में महागठबंधन 2020 से इंटैक्ट है। और हमारा एक ही मकसद था 2020 में भी, राहुल गांधी जी का, तेजस्वी जी का, कि हमें बीजेपी को यहाँ से हटाना है, नीतीश कुमार जी को हटाना है। 2020 में नहीं हुआ, कुछ सीटों से हमें जबरदस्ती हरा दिया गया, छल कपट करके हरा दिया गया। लेकिन 2020 में महागठबंधन की पूरी तैयारी है कि हम कैसे जीते। और उसमें अगर कोई जो हमेशा से बीजेपी का बी टीम बन के रहा हो और कहे कि हम आपको मजबूत करें, तो उसमें शक होता है, उसमें शक होता है। क्योंकि हमारी पूरी रणनीति बन चुकी है महागठबंधन की कि हम कैसे बीजेपी को हराएंगे। और चुनाव के एक दिन पहले, 10 दिन पहले कोई आकर कहे कि हम आपको मजबूत करेंगे और इसलिए हम वहां पर आ जाए, तो आप नहीं लड़के भी मजबूत कर सकते हैं। तो यही हमारा स्टैंड है। तो मतलब आप कहना चाह रही हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो इन चुनावों से अपनी खुद की पार्टी की दूरी बना के रखे और इसी से हम महागठबंधन जो है वो मजबूत हो जाएगा? नहीं, देखिए, अगर वो कहते हैं कि हम आपको मजबूत करना, उनकी मर्जी है, उनकी पार्टी है, कोई भी पार्टी कहीं रोक सकता, कोई किसी को नहीं रोक सकता, किसी पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता। लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि हम आपको मजबूत करेंगे, तो मजबूत करने के और भी तरीके हो सकते हैं, आप उसको भी अपना सकते हैं। अगर आपका इंटेंशन मजबूत करना है, सिर्फ मजबूत करना है और महागठबंधन को जिताना है, तो आप अदर रूट भी अपना सकते हो। तो हमारा ये कहना है, हमारा ये नहीं कहना कि आप मत लड़िए, आपकी चॉइस है, आप लड़िए। लेकिन अगर आप ये दावा करते हैं कि हम महागठबंधन को मजबूत कर देंगे, तो वो दावा पर अगर आप उतर रहे हो तो अदर तरीके भी हैं, आप चुनाव मत लड़िए। क्या आप उस पर राजी हो रहे हैं? आप चुनाव लड़िए, कहिए कि हम नहीं लड़ेंगे चुनाव, हम चाहते हैं कि इस बार महागठबंधन की सरकार बने। तो हम देखते हैं कि आपका जो इंटेंशन है वो क्या है, आपके इंटेंशन पे भी तो सवाल है ना जी। अच्छा, तो अब जैसे कि अब असदुद्दीन ओवैसी की हमने बात कर ली, इस बीच इन चुनावों के अंदर एक और चीज हमें देखने को मिलेगी कि जन स्वराज पार्टी जो है वो भी इन चुनावों के अंदर कहीं ना कहीं अपनी किस्मत आजमाने की काम करेगी। लेकिन क्या लगता है कि जैसे कि कई लोग उन्हें कह रहे हैं कि वो वोट काटने वाली पार्टी इस बार बन सकती है, और खुद जो प्रशांत किशोर जो है वो भी इस बात को कह रहे हैं कि हमारे इन चुनावों के अंदर उतरने से कहीं ना कहीं जो महागठबंधन है या फिर जो बीजेपी सरकार है या नीतीश कुमार का जो अलायंस है, उनको कहीं ना कहीं चोट तो पहुंचेगी। तो इस बार उन्हें किस तरीके के कंपटीशन में आप देख रहे हैं, जन स्वराज पार्टी को? देखिए, मैं कोई चुनावी विश्लेषक नहीं हूँ, पहली बात। और शालिनी जी, जब जी। हमारी आपसे बात हुई थी कि किस मुद्दे पर हम पूरे आधार कार्ड और जो वोटर आईडी ये सब हो रहा है वो सब, उस पर बात को लेकर हुई थी, किस पर आप बात करेंगे? जन जी। स्वराज पे बात करना या वैसे दिन क्या करेंगे नहीं, मैं उन एक पर छोटी बात सी करना? टिप्पणी नहीं, आपकी, जी, ठीक है, नहीं, ठीक छोटी है, वो सी आप, टिप्पणी क्योंकि जो मैं है। आपको याद दिला रही जी। हूँ। जन जी। स्वराज जी। क्या करेगी क्या नहीं करेगी, आपको यह भी मालूम है कि वो किसके लिए क्या काम कर रहे हैं, है ना। और देश भर में जो ऐसे जो एक जिनको सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब हो, जिनको सिर्फ और सिर्फ जो है कॉन्ट्रैक्ट से मतलब हो कि उनको इतना पैसे दे दिया जाए और इस पार्टी को वो खत्म करने के लिए वो काम करें, तो हमें उस पर कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। और रही बात, आपको भी ये संज्ञान में आपके भी होगा कि बीजेपी के ही कहने पर नीतीश कुमार जी ने प्रशांत किशोर को बनाया हुआ था अपना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। बीजेपी के कहने पर, बीजेपी के कहने पर प्रशांत किशोर काम करते हैं। आप भी ये देखे होंगे कि 2014 का चुनाव बीजेपी के लिए प्रशांत किशोर किस तरह से काम कर रहे थे, मोदी के राइट विंग हैंड बने हुए थे। तो कौन किसके लिए काम कर रहा है, बी सी टीम, डी टीम, कौन किसको नुकसान पहुंचाने के लिए आया है, ये बिहार की जनता देख रही है।
किसका क्या मकसद है। अकेले मैं जो हकीकत यह है कि अकेले भारतीय जनता पार्टी बिहार में लड़कर जीत नहीं सकती। वो तमाम तरीके से वो इलेक्टोरल रोल से जो विपक्ष को वोट करते होंगे उनका नाम कटवाएगी, बी और सी टीम लगाएगी, नीतीश कुमार जी का उपयोग करेगी, लेकिन चुनाव के बाद उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। तो ये सारी जो स्ट्रेटजी है वो भारतीय जनता पार्टी का है, बी और सी टीम इम्प्लांट करने का। तो ऐसे लोगों को हमें नहीं लगता कि उनको कोई चुनावी विश्लेषक बन के उनको तुल देने की जरूरत है। अच्छा, ठीक है। तो अभी आपने कहा कि चलिए वोटर लिस्ट वाला जो ये पूरा का पूरा मुद्दा है, उस पर फिर मैं एक बार आना चाहूँगी। उस पर मैं पूछना चाहूँगी, अब जैसे कि 28 जुलाई को जो है वो अगली सुनवाई होने वाली है और कुछ महीने के अंदर ही चुनाव है और एक तरीके से अभी जो चुनाव आयोग है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने भी ये साफ तौर पर नहीं कहा कि अभी चुनाव आयोग जो है इस प्रोसेस पर पूरी की पूरी रोक लगा दे। ये काम जारी एक तरीके से साइड बाय साइड रखने के लिए कह दिया है। तो आपको क्या लगता है कि जो ये पूरी की पूरी प्रोसेस है, इसको विपक्ष किस प्रकार रोक पाएगा? और अगर जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी कोई फैसला जो है आप लोगों के हक में नहीं सुनाता, तो क्या रहेगा? क्या पूरा का पूरा सीन आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए पहली बात एक चीज क्लियर करना चाहती हैं, जो मीडिया ने भी जिसको बहुत ज्यादा फेक न्यूज की तरह फैलाया, इसलिए कि उनका ये कहना था कि हम इस प्रक्रिया को रोकना चाहते थे। हमारा कोई भी पिटीशन इस प्रक्रिया को रोकने के लिए, प्रोसेस को रोकने के लिए नहीं था। हमारा था कि जो टाइम फ्रेम दिया हुआ है 1 महीने में करने का, हमने उसको चैलेंज किया था। दूसरा हमने चैलेंज किया था कि जो बाहर हैं, जो माइग्रेट करके दूसरे राज्यों में काम करते हैं, उनका कैसे होगा। तीसरा हमारा कि जो सबसे ज्यादा वैलिड, जो सबसे ज्यादा लोगों तक है, आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो और वोटर आईडी कार्ड हो, इन तीनों को माना जाए। तो अगर आप ध्यान से सुनी होंगी, सुप्रीम कोर्ट ने तो इसमें साफ कहा है कि वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड और आप आधार कार्ड को आप इस पे क्यों नहीं मानते हैं, इसको सजेशन के तौर पर दिया था। और लेकिन यह भी पूछा था कि नेक्स्ट जो हियरिंग होगी उसमें आपको यह भी बताना होगा कि अगर आप इसको नहीं मान रहे हैं तो क्यों नहीं मान रहे हैं, आपको वैलिड पॉइंट देना होगा, अदरवाइज फिर आपको मानना होगा। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वैलिड पॉइंट देकर अगर ये बता देती है कि वो आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड क्यों नहीं लेती है, तब शायद उस पर कोई दबाव नहीं होगा। अगर कोर्ट में यह नहीं बता पाई कि क्यों नहीं ले रही है, तो उसके ऊपर पूरा दबाव होगा कि उसको मानना ही होगा। और सुप्रीम कोर्ट का सजेशन है, इलेक्शन कमीशन को मानना पड़ेगा इस तौर पर, क्योंकि अगर आप सुनी होंगे कि इलेक्शन कमीशन प्रेस निकालता है, कहता है 80% लोगों का कंप्लीट हो गया, लेकिन हकीकत यह है कि इन्होंने ऐसी कंफ्यूजन पैदा की है कि पहले इन्होंने बोला कि बस 11 डॉक्यूमेंट चाहिए, फिर विज्ञापन निकालते हैं ये लोग, विज्ञापन निकालकर उसमें बोलते हैं कि अब भी फिलहाल आप फॉर्म भर के दे दीजिए, किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, आपके पास फोटो नहीं है तो भी नहीं चाहिए, बस आप फॉर्म भर के दे दीजिए। कारण यह कि सुप्रीम कोर्ट में उनको दिखाना था कि कितने फॉर्म भराए, और इसलिए अफरा तफरी में बिना डॉक्यूमेंट के फॉर्म भरवाए गए हैं। फिर विज्ञापन अगले दिन निकलता है कि भले आप फॉर्म भर के दे दीजिए, लेकिन ये डॉक्यूमेंट जो है वो जब अपील वाला प्रोसेस होगा उसमें ये डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। तो आप सोचिए कि ये हम आप कंफ्यूज हो सकते हैं, जो कम से कम जानते हैं, जो गरीब जनता है, जो बिहार की, जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो बाढ़ ग्रस्त इलाकों में जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, वो कितना कंफ्यूज होंगे। और 80% लोगों ने अगर भर के दे दिया है तो उसमें कितने परसेंट ऐसे हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट दिया है, और कितने परसेंट ऐसे हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं दिया, बस फॉर्म भर के जमा कर दिया है। क्या उनका नाम इलेक्टोरल रोल में रहेगा या नहीं रहेगा? और सबसे बड़ी बात कि जितने फॉर्म आप ले रहे हैं, क्या उन लोग का नाम जो है वो अपडेट हो गया नहीं हो गया? फॉर्म तो आप ले रहे हैं, आपने बता दिया कि हमने इतना परसेंट फॉर्म दिया, भरवा के ले लिया, लेकिन भरवा के आपने किया क्या? वो सत्यापन हो गया उसका? अगर किसी व्यक्ति का सत्यापन हो गया है और इलेक्टोरल रोल में उसका नाम आ चुका है, तो क्या उस व्यक्ति को मालूम है कि उसका नाम आ चुका है, या किसी व्यक्ति को, उस व्यक्ति को मालूम है कि उसका नाम रिजेक्ट हो चुका है? कोई ऐसा क्या जो है कि आपने डैशबोर्ड बनाया है जिस पर लाइव अपडेट हो, जिस पे जाके कोई भी चेक कर सके कि मेरा नाम अभी आया है या मेरा नाम रिजेक्ट हो गया है, तो क्यों रिजेक्ट हो गया है? ये आपको लगता है ये किसी भी तरीके से प्रोसेस ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है? बस ये कह देने से कि इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, उस पर भरोसा करिए, लेकिन संवैधानिक संस्था अगर गैर संवैधानिक तरीके से काम करने लगेगी तो उसके लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा, उसके लिए कोर्ट जाना पड़ेगा। और अगर किसी को लगता है कि हम इस लड़ाई में कामयाब नहीं हो रहे हैं, हमें जैसे आवाज उठाना चाहिए तो वैसे नहीं उठा रहे हैं, चाहे जैसे आपने पप्पू यादव का नाम लिया, तो पप्पू यादव बता दे कैसे उठाया जाता है। हमने उस दिन चक्का जाम किया, हमारा कॉल था, महागठबंधन का कॉल था, जो राहुल जी भी गए हुए थे, फिर क्यों आए थे पप्पू जी वहां पर? अगर पप्पू जी को लगता है कि ये एनफ नहीं है तो वहां नहीं आना चाहिए था।
अगर हम सही से आवाज नहीं उठा रहे हैं, हम प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो क्यों उसमें शामिल हो रहे हैं? आपको होने की जरूरत ही नहीं है। फिर आप होंगे भी, आप कवरेज भी आपको चाहिए, आपको लाइमलाइट भी चाहिए, और आपको गाली भी देना है। अच्छा, ठीक है। तो अगर अभी ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो चल रही है, इस बीच में अभी इस चर्चा की शुरुआत में ही आपने वो जलेबी वाली घटना की बात कही थी। तो आप इस पूरी की पूरी जिस जो अभी ये घटना सामने आई, तो इसे आप कैसे देखते हैं कि चुनाव आयोग जो है, वो सुरक्षा के साथ इस पूरी की पूरी वेरिफिकेशन प्रोसेस के अंदर सुरक्षा में कितनी चूक कर रहा है? आपको क्या लगता है जिस तरीके से जो ये अभी जलेबी की दुकान पर वो जो मतपत्र जो पत्र थे उस पर रख के लोग जलेबियां खा रहे हैं, तो कैसे देख रही हैं आप? देखिए, इसको कैसे देखा जाए? इसको यह देखा जाए कि पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा चल रहा है। कारण यह है कि मैं आपको बताती हूँ कि कई सारे ऐसे वीडियो आए जो ग्राउंड पे जाकर जब बीएलओ पूछ रहे हैं कि ये फॉर्म भरना है, भर दीजिए, उसको नहीं भरने आ रहा है, बीएलओ खुद भर दे रहा है, बीएलओ खुद साइन भी कर दे रहा है। बीएलओ खुद जो है वो साइन भी कर दे रहा है, और एक देखेंगे कि 100 फॉर्म पे एक ही बीएलओ का साइन है। मतलब जो एप्लीकेशन भर रहा है व्यक्ति, उसका नहीं, बीएलओ का ही साइन है। जब बीएलओ कह रहा है कि डॉक्यूमेंट दीजिए, तो कह रहा है हमारे पास डॉक्यूमेंट है ही नहीं, हम क्या दे डॉक्यूमेंट? जो गरीब जनता है, जो बाढ़ से जगह जगह भटक रही है, और डॉक्यूमेंट अपना सेव करके लेकर जाएगी क्या? तो फिर पता है क्या कह रहे हैं लोग? जो गरीब जनता वो कह रही है कि भाई ठीक है, हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आप हमारा फॉर्म मत भरवाइए, हम नहीं देंगे वोट, जाइए। तो ये स्थिति आ चुकी है कि जनता जो है ना, वो इतना परेशान होकर खुद नकार दे रही है कि अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे डॉक्यूमेंट, हमको नहीं चाहिए हमारे इलेक्टोरल रोल में नाम। तो ये डेमोक्रेसी की ना गला घोटना इसी को कहते हैं। ये व्यक्ति प्रूव नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन अगर सिटीजनशिप प्रूव कर रहा है, तो इलेक्शन कमीशन प्रूव करे कि अगर मैं इस देश की सिटीजन नहीं हूं तो क्यों नहीं हूं। ये मेरा काम नहीं है प्रूव करना कि मैं प्रूव करूं कि इस देश की सिटीजन मैं हूं। ये पूरा का पूरा भार जो है वो जनता पे दे दिया गया हुआ है, और यही करा। और सिटीजनशिप प्रूव करना इलेक्शन कमीशन का काम कब से हो गया? क्या होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जो है, होम मिनिस्टर का डिपार्टमेंट उनको थमा दिया गया है क्या? इस पर सवाल है। ये इंक्रोचमेंट है एक तरीके से। दूसरे जो है मिनिस्ट्री में, दूसरे कामों में इंक्रोचमेंट है। आपका काम है कि इलेक्टोरल रोल को वेरीफाई करना, जिनकी डेथ हो चुकी है, जो दूसरे जगह का वोटर हो गए हैं, उनका नाम हटाना, और जो नए वोटर है उनका नाम ऐड करना। और ये प्रोसेस सालों भर चलता है। अभी 2024 के इलेक्शन के पहले आपने समरी रिवीजन किया था, क्या वो फर्जी था? जिस वोटर आईडी कार्ड के आधार पर आपने 2020 में 2024 में वोटिंग करवाया और आपकी सरकार बनी, आप उसी वोटर आईडी कार्ड को नहीं मान रहे हो, तो आप सवाल तो आप पे उठता है ना। इसमें विपक्ष को घेरने की कोई जरूरत नहीं है। और इलेक्शन कमीशन पे ये बहुत बड़ा दाग रहेगा अगर इलेक्शन कमीशन फर्जीवाड़ा करती है पूरी तरीके से। तो जी, तो अभी जैसे कि ये पूरी की पूरी प्रोसेस हम देख रहे हैं कि अब पूरे देश भर के अंदर भी लागू करने की बात कही जा रही है। तो इस पर क्या कहेंगे कि अंतिम चलते-चलते मैं आपकी एक ये टिप्पणी जो है उस पे लेना चाहूँगी। पूरी देश के अंदर भी कह रहे हैं। पूरे देश के अंदर देखिए, यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप बिहार में करवा रहे हैं तो अभी क्यों, इतना कम टाइम में क्यों? और आप इसको 2020 के ही चुनाव से, 2025 के नवंबर चुनाव से आप क्यों जोड़ रहे हैं? ये प्रोसेस तो हो सकता है, हो सके साल 2 साल ये प्रोसेस चलता रहे, नवंबर वाला इलेक्शन हो जाए। आपको इसको नवंबर के ही इलेक्शन से क्यों जोड़ना है? ये सवाल तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने उठाया। अगर आपको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करना है इलेक्टोरल रोल में, पूरे देश भर में करना है, आप करिए। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप टारगेटेड करिए, जहां चुनाव आ गया आप वहीं से करिए। अगर ये करना था तो आप किसी स्टेट से करते। आपको मैं एक और डेटा देती हूँ। अभी दिल्ली में इलेक्शन हुआ, बीजेपी की सरकार बनी, यहाँ पर इनको इंटेंसिव रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ी। जबकि 2023 में ही जो आंकड़ा आ गया था, जो डेटाबेस मैनेज करता है आधार कार्ड का, उसने एक रिपोर्ट जारी किया था, आधार कार्ड सेचुरेशन रिपोर्ट, जिसमें बताया था कि दिल्ली की कुल पॉपुलेशन 2023 में 213 लाख थी, जबकि दिल्ली में टोटल आधार कार्ड की संख्या 227 लाख थी। तो आप बताइए, आप जब 2023 में ये आंकड़ा आ गया था कि यहाँ पर आधार कार्ड की संख्या 227 लाख है और पॉपुलेशन 213 है, तो फिर आपने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन दिल्ली में क्यों नहीं कराया? यहाँ पर भी इसका मतलब बांग्लादेशी और रोहिंग्या वाले आकर बीजेपी की सरकार बनवा दिया दिल्ली में।
और आप अपना मुख्यमंत्री बनवा दिए, सरकार अपनी बर्खास्त करिए, मुख्यमंत्री को बोलिए इस्तीफा दे, कैबिनेट इस्तीफा दे। ये सवाल, ये बात सिर्फ और सिर्फ बिहार पे क्यों लागू होती है? क्योंकि बिहार में मालूम है ये किसी भी तरीके से जीत नहीं सकते हैं, तो ये तमाम पैतरे अपना रहे हैं कि किस तरीके से विपक्ष को बिहार में कमजोर किया जाए और डेमोक्रेसी की हत्या हो और बूथ लूटे जाए, यही काम हो रहा है। तो देखिए, अब जो है ये पूरा का पूरा मुद्दा कहाँ से कहाँ तक जाता है, सुप्रीम कोर्ट अब अपनी अगली सुनवाई में क्या कुछ कहता है, ये भी अब देखा जाएगा। बहरहाल आज की इस चर्चा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी वो भी हमें जरूर बताइएगा, और ये पूरी की पूरी बिहार के अंदर जो वोटर वेरिफिकेशन की प्रोसेस चल रही है, इस पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TCH लाइव।